डिस्कशन स्टार्ट करी थी, हमने सबसे पहले देखा था कि भाई बैड डेट्स होते कौन है। हमने वर्ड को समझा था कि भाई बैड डेट वर्ड का क्या मुराद है। तो हमने बोला भाई बैड का मतलब होता है बुरा, और डेट का वर्ड हमने पढ़ा है कि क्योंकि डेट से हमने डेटर का वर्ड पढ़ा है, तो हमें पता है कि भाई डेट को हम डेटर भी कह सकते हैं। तो और डेटर का मतलब है हाँ। रिसीवेबल। तो बैड डेट कौन हो गया भाई? बैड डेट बुरा रिसीवर होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिसीवेबल कौन होता है। रिसीवेबल वो बंदा होता है जिसको आपने क्रेडिट पे क्या चीज बेची, क्रेडिट पे गुड्स बेचो, और अब आपने उससे पैसे वसूल करने थे। और क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल हमें पता है कि हमें एक बेनिफिट, हमें उससे पैसे वसूल करने हैं, पैसे हमें मिलने हैं, तो वो हमारे बिजनेस का करंट एसेट होता है। अब अगर कोई बंदा हमें हमारे पैसे देने से मना कर दे या हमारे पैसे लेके भाग जाए, जिसके पॉसिबल रीजन बहुत सारे हैं कि वो फ्रॉड कर दे हमारे साथ, या उसका इंतकाल हो जाए, या वो अपना मेंटल जो स्टेट है उसको लूज कर जाए, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो हमारे पैसे नहीं देता, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो ट्रेड रिसीवेबल हमारे बिजनेस का बैड डेट हो जाएगा, बुरा रिसीवेबल हो जाएगा। अब बैड डेट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बैड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पता है कि भाई किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बनाने के लिए हमें दो चीजें, एक चीज जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें उसके लिए डबल एंट्री बनानी पड़ती है। डबल एंट्री बैड डेट कैसे बनेगी? बैड डेट क्योंकि बिजनेस का एक नुकसान है, नुकसान से हमारा काम मुराद है कि एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस हाँ। जब क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल आउट करता है तो उसको पता होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ लोग मेरे पैसे लेके भागेंगे, कुछ ना कुछ लोग फेल हो जाएंगे मुझे पे बैक करने में जो अमाउंट वो मुझे ओ करता है। तो बैड डेट एक बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंस काउंट किया जाता है, एक सेलिंग एक्सपेंस काउंट किया जाता है। और अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। तो जब भी कोई ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट बनेगा तो बैड डेट को हम क्या कर देंगे? बैड डेट को डेबिट कर देंगे। और जो ट्रेड रिसीवेबल जो कि बिजनेस का एसेट था, क्योंकि वो एसेट भी कम हो रहा है, इस तरीके से एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो बंदा हमें पैसे नहीं देगा। जब वो बंदा जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल जब हमें पैसे नहीं दे रहा, तो हमारे बिजनेस का एसेट भी कम हो रहा है। तो उस ट्रेड रिसीवेबल को, उसका जो भी नाम होगा, उस ट्रेड रिसीवेबल को मैं क्या कर दूंगा? उस ट्रेड रिसीवेबल को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और ये मेरी कौन सी एंट्री होगी? ये मेरी जनरल एंट्री होगी टू रिकॉर्ड अ बैड डेट। अच्छा, वंस मेरे पास मैंने अपनी जनरल एंट्री बना ली, ठीक है, टू रिकॉर्ड बैड डेट, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एंट्री बननी है, नेक्स्ट एंट्री किस चीज की बननी है? नेक्स्ट एंट्री मेरी बननी है ट्रांसफरिंग एंट्री। अच्छा, ट्रांसफरिंग एंट्री को सबसे पहले सीखते हैं कि भाई ट्रांसफरिंग एंट्री होती क्या है। तो हमने पढ़ा कि भाई जिस तरीके से हमें पता है कि हम हर साल के एंड पे, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। और प्रॉफिट एंड लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी जो इक्वेशन फॉलो होती है वो फॉलो होती है, प्रॉफिट और स्लैश लॉसेस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो पता ये चला कि भाई हमारे तमाम इनकम्स में से अगर सारे के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो तो वी कैन गेट दी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। और प्रॉफिट और लॉस निकलता है इनकम स्टेटमेंट से। तो इस वजह से हमारे जितने भी इनकम के अकाउंट्स होंगे या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर उन अकाउंट्स का जो भी बैलेंस होगा वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? उस साल से रेलेवेंट, उस साल से रेलेवेंट जो भी बैलेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितने भी सही। एक्सपेंस और इनकम्स है, दे आर ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू ट्रांसफरिंग एंट्री। और ट्रांसफरिंग एंट्री के अंदर क्या इन्वॉल्व होगी? ट्रांसफरिंग एंट्री के अंदर आपकी इनकम स्टेटमेंट इन्वॉल्व होगी। अब आपने बोला था सर कि इनकम सर स्टेटमेंट तो तो मुझे कोई, पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या। जी साइड सी बात है, इनकम स्टेटमेंट का मतलब आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल, इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे है वो हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट आपको ये तो पता है ना कि भाई इनकम स्टेटमेंट एक समराइज डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है। ये जी बात जी, का तो हाँ आपको ये तो आइडिया है। पता है। बिल्कुल, जो उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट और सारी चीजें वो बात की अभी पार्ट है, वो अभी करंटली हमारे उस पर फोकस करते हैं। अब जब हमें अच्छा। ट्रांसफरिंग एंट्री बनानी है तो उसमें इनकम स्टेटमेंट इन्वॉल्व होगी। इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए? अब भाई मैंने आपको जो रिलेशनशिप डेवलप करके बताया था इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो क्या था कि आपका प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में अगर बढ़ाना है आपको, या अगर बिजनेस को प्रॉफिट इंप्रूव करना है, तो वो दो ही तरीके से प्रॉफिट इंप्रूव हो सकता है। या तो बिजनेस अपना रेवेन्यू यानी कि अपनी इनकम्स को बढ़ा ले, या बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को किसी तरीके से कम कर ले। रेवेन्यूज या इनकम के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंसेस के कम होने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा ही। अब आप अगर रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहे हो तब भी आपकी एंट्री क्रेडिट साइड पे बनेगी, और अगर आप एक्सपेंसेस को कम करना चाह रहे हो तो भी आपकी एंट्री क्रेडिट साइड पे बनेगी। जिसके थ्रू हमारे पास एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है। क्या रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है? कि अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ना है, तो एंट्री किस साइड पे बनेगी? एंट्री क्रेडिट साइड पे बनेगी, विच गिव्स अस अ रिलेशनशिप के अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा
तो इनकम स्टेटमेंट क्या करोगे आप, इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट करोगे। कोई भी चीज अगर आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, सर लेके जा उसका रहे टाइटल हो, क्या हो, मतलब उसका टाइटल से मुराद पर्टिकुलर क्या हो? पर्टिकुलर से वो अभी उस पर आ रहे हैं ना कि वो पर्टिकुलर जो भी जिस भी चीज को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे इस केस में हम अगर बेड डेट को ट्रांसफर करेंगे तो बेड डेट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो वो हमारे हम्म। प्रॉफिट्स को कम करेगा। अगर एक चीज हमारे प्रॉफिट्स को कम कर दी है तो हमने पढ़ा है कि भाई वो इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। अब आप पूछ रहे हो कि सर ऑन दी अदर सही है। साइड उसका पर्टिकुलर क्या होगा, तो भाई क्योंकि आप बेड डेट को ट्रांसफर कर रहे हो इस वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका जो ऑन दी अदर साइड जो आपकी क्रेडिट एंट्री बनेगी वो किस चीज की बनेगी, वो बेड डेट्स की बनेगी। सो पर्टिकुलर वो चीज होगी या जो हम्म। एलिमेंट जो ऑपोजिट साइड पे आएगा, ये वो एलिमेंट होगा जिसको आप लेके जा रहे हो। अगर इनकम को लेके जा रहे होगे तो इनकम हो जाएगा अदर साइड पे, अगर आप एक्सपेंस को लेके जा रहे हो तो अदर साइड पे आपका वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमने ये रिलेशनशिप इनकम स्टेटमेंट के लिए पढ़ा था कि भाई अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इनकम स्टेटमेंट पे एंट्री क्रेडिट की बननी है, अगर प्रॉफिट्स किसी चीज के ट्रांसफर होने की वजह से कम हो रहा है तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में डेबिट की एंट्री बनेगी, जैसा कि हमने भी यहाँ पे भी देखा। क्योंकि बेड डेट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस के ट्रांसफर तो होने की प्रॉफिट वजह कम से हो। आपके कम होंगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाना है, भी सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में हो जाना है डेबिट। क्रेडिट, और डेबिट अदर हो जाए। साइड पे क्या आ जाएगा, बेड डेट जो है वो डेबिट, बेड डेट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज बेड डेट की हम्म। वजह से इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला था आसानी के लिए अपनी कि भाई इसको याद रखने के लिए हम, क्योंकि ये आगे बहुत सारी जगहों पे, इवन इस टॉपिक पे भी अभी काफी जगहों पे ये काम आएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप एक एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करते हो तो आपने उसको लेके एट द एंड ऑफ द ईयर किधर जाना है, लेके तो इनकम स्टेटमेंट में ही जाना है। और कुछ चीजें तो रिकॉर्ड ही साल के एंड में डायरेक्टली आप इनकम स्टेटमेंट में करते हो, जो कि हम अभी देखेंगे भी प्रोविजंस वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ये देखनी पड़ती है कि यार ये प्रॉफिट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अगर वो चीज प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है आप इनकम स्टेटमेंट को सीधा सीधा क्रेडिट कर दोगे, अगर वो चीज प्रॉफिट्स को कम कर रही है आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दोगे। तो हमने इससे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया क्या, कि इनकम स्टेटमेंट की नेचर क्रेडिट होती है, और अगर कोई चीज इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी तो उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी, अगर कोई चीज प्रॉफिट्स को कम करेगी तो उसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने हमारी बात रुकी थी और उसके बाद हमने ट्रांसफरिंग एंट्री समझ ली थी कि भाई इनकम स्टेटमेंट क्यों डेबिट हो रही है, कि इनकम स्टेटमेंट की नेचर क्रेडिट है। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते बेड डेट के ट्रांसफर होने की वजह से तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होना था, लेकिन बेड डेट तो है ही एक एक्सपेंस, एक्सपेंस के ट्रांसफर होने की वजह से एक्सपेंस कम थोड़ी हो रहा है, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है। और जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या हो गई थी, डेबिट हो गई थी। एंड द रीजन कि आपके प्रॉफिट क्यों कम हो रहे हैं वो बेड डेट था, तो आपने बेड डेट को क्रेडिट कर दिया एंड दिस वाज योर ट्रांसफरिंग एंट्री। अच्छा, अब सवाल किस तरीके का आता है, अगर सवाल में मेंशन है सिर्फ 2 मार्क के लिए कि जनरल एंट्री बना के दो, तो आपने ये सिर्फ पहली वाली एंट्री बनानी है, बेड डेट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अगर एक सवाल की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट ऑल द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द बेड डेट, तो फिर अब आपने जनरल एंट्री भी बनानी है और आपने अब उसके साथ साथ ट्रांसफरिंग एंट्री भी बनानी है। देन बेड डेट की एंट्रीज हो गई, भाई बेड डेट को आपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बना दिया, आपने उसकी जनरल एंट्री भी सीख ली, आपने उसकी ट्रांसफरिंग एंट्री भी सीख ली। लास्ट आपके पास अब बचता है बेड डेट का टी अकाउंट। हमें पता है कि भाई अगर हमारी डबल एंट्रीज हमने बेड डेट की सही बना दी है तो टी अकाउंट गलत बन ही नहीं सकता। तो बेड डेट का कोई बैलेंस बीडीसीडी नहीं होता, क्योंकि आपका सारा बैलेंस जो है इट्स अ टेम्पररी अकाउंट, जो भी बेड डेट हुआ है वो आपका बैलेंस ऑफ होकर आप इनकम स्टेटमेंट में क्योंकि ले जाते हो। तो पहली एंट्री की वजह से बेड डेट का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से, ट्रेड रिसीवल की वजह से। तो आप देखो मैंने क्या किया, मैंने बेड डेट के अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो पर्टिकुलर है, जो रीजन है जिसकी वजह से बेड डेट डेबिट हो रहा है वो ये ट्रेड रिसीवल है, जो कि हमारा पैसा लेके भाग गया। और दूसरी एंट्री के अंदर बेड डेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो मैंने बेड डेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि मैंने क्योंकि अब इस बैलेंस को जो बेड डेट के अकाउंट में पड़ा हुआ था उसको उठा के किधर ले गया हूं, मैं उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में ले गया हूं। तो इस वजह से मैंने दिखाया बेड डेट का अकाउंट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर है, जो रीजन है जहाँ पे मैंने बेड डेट को ट्रांसफर कर दिया उसको मैंने ऑन द पर्टिकुलर साइड पे शो कर दिया। और एंड में देखो इसका ना कोई बैलेंस सीडी बचा ना कोई बैलेंस बीडी बचा, बेड डेट का अकाउंट क्या हो गया, बेड डेट का अकाउंट बैलेंस ऑफ हो गया। तो यहाँ तक कोई सही। मसला आशिर, बात क्लियर है नहीं। सारी। बैड डेट्स जब क्रेडिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है, हाँ तो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे आता है और प्रॉफिट इंक्रीज होता समझा नहीं, पता आप क्या कहना चाह रहे हो, है। बैड डेट्स जब क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तुम बताओ। डिक्रीज हो रहा है। बेड डिक्रीज डेट हो रहा है, एक्सपेंस है बैड।
बैड डेट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को जब मैं इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे ना। यू हैव योर हाँ। आंसर, प्रॉफिट्स कम हो रहा है। प्रॉफिट्स कम होंगे तो इनकम स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट कर दिया। और किसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है? बैड डेट की वजह से। तो बैड डेट को क्या कर दिया? क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया। और कोई सवाल? नहीं। पक्की बात है? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेड डेट। बेड डेट के अंदर जो हमारी डबल एंट्री की अकाउंट, सारी चीजें हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वास्ट है बेड डेट के अलावा। बेड डेट में आपकी दो एंट्रीज, दो बातें लिटरली, एक टी अकाउंट, वो भी बैलेंस ऑफ हो गया, खास चीज है नहीं। अब सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट स्टार्ट करें, हमें प्रोविजन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड आपके अकाउंटिंग के अंदर काफी जगहों पे यूज होगा कि प्रोविजन का मतलब क्या है। प्रोविजन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस। और आप सही है। अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो जो कि कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो? हम्म, ये नतीजा होता नाम है। नहीं याद हमें। यही तो, नाम याद होना चाहिए था। मैंने बताया कि भाई आपने पढ़ लिया तो अब आपको अगली क्लास में नाम याद होना चाहिए। वो पढ़ाई इसलिए किया क्योंकि अगली क्लास में काम आना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो कि कहता है कि भाई तुमने तुम्हारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना है एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हें शक है कि ये नुकसान तुम्हारा होने वाला है, तो तुम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है किसको? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। प्रोविजन फॉर नहीं। डाउटफुल डेट। अब ये वर्ड देख रहे हो, डाउटफुल डेट। एक वर्ड तुमने ऊपर पढ़ा बेड डेट, अब ये तुम दूसरा वर्ड पढ़ रहे हो डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, एज द हम्म। वर्ड सजेस्ट, डाउटफुल। डाउटफुल को उर्दू में क्या कहते हैं? शक। अगर मुझे किसी पे शक है, क्या शक है? कि वो मेरा कि डेट, डेट तो वही है ना, डेट तो मुझे पता है ना। डेट कौन? डेटर मेरा रिसीवेबल, ये तो मुझे पता है। मुझे किसी भी रिसीवर हाँ। पे क्या शक होगा? भाई मेरा रिसीवर से लेना देना ही क्या है? मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है उससे। एक ही रिश्ता है, या तो पैसे मिलने हैं उससे मुझे रिसीवर से, और मुझे शक यही है कि ये बंदा मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। तो डाउटफुल क्या है? डाउटफुल आपका शक है। किसके ऊपर? रिसीवेबल के ऊपर। क्या शक है? कि ये बंदा मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। अब क्योंकि मेरा ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मैंने फला फला हाजी साहब को जो है मैंने पैसे दिए, वो मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे, वो मुझे कस्टमर रीपे नहीं करेगा। तो इस शक को, अब देखो आशीष, ये शक है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने मुझे मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने डिनाई कर दिया कि मैं आपकी पेमेंट नहीं करने वाला। नहीं, वो तो जब कॉल उठाओ वो ये कहता है बस भाई आपकी पेमेंट कल कर दूंगा, बस भाई आपकी पेमेंट कल कर दूंगा। लेकिन इसकी वजह से जो मेरा शक क्रिएट हुआ है, उसकी बेसिस में मैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर क्या रिकॉर्ड करूंगा? अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैं उसकी वजह से प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, अपना एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करूंगा। और ऐसा नहीं कि मेरा दिल चाह रहा है तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई तुमने तुम्हारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। इस वजह से मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा। अच्छा, प्रोविजन समझ आ गया भाई? ठीक है सर, एक्सपेक्टेड लॉस है, इस वजह से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे ट्रेड रिसीवेबल पे शक है कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगा। और ऑब्वियसली ये शक हमेशा रहेगा। अगर मैं क्रेडिट के ऊपर माल बेच रहा हूं तो कस्टमर ने बेड डेट होना है। अगर कस्टमर बेड डेट होगा तो कुछ कस्टमर्स पे मेरा शक भी होगा कि ये वाले भाई, जब शकूर साहब मेरे पैसे लेके भाग सकते हैं, तो असलम मियाँ का क्या भरोसा, वो भी पैसे लेके भाग जाएंगे। तो जो असलम मियाँ पे शक है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। अब सर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं अभी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली एक परसेंटेज होगी कि भाई मुझे अगर मेरे साल के एंड पे मेरे ट्रेड रिसीवेबल $10,000 के हैं, उसमें से हम्म। मुझे शक है कि 5% लोग मेरे पैसे लेके भागेंगे ही भागेंगे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन पैसे लेके भागेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे शक है कि मेरे 5% ट्रेड रिसीवेबल तो मेरा पैसा लेके भागेंगे ही भागेंगे। अब तुम बोलो सर आपको कैसे 5% पे ही क्यों शक है? आप 10% पे शक कर लो, आप 2% पे शक कर लो, आप 20% पे शक कर लो। तो ये जो 5% की फिगर मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, ये मेरे बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस से निकल के आई है, या जो मेरी इंडस्ट्री की टाइप है उसके अंदर एक ये ट्रेंड है कि भाई 5% लोगों को शक रहता है कि वो ट्रेड रिसीवेबल पैसा लेके भागेगा। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा पास का एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर के साथ, उसमें 5% लोग तो पैसा लेके भागते ही भागते हैं।
तो मैं अपने 5% जितने भी ट्रेड रिसीवेबल है उसका 5% का प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा, ये दिखाने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, ये किसी भी वक्त मैं इनकर कर सकता हूँ, ये नुकसान किसी भी वक्त मेरा हो सकता है। तो अब जो आपका प्रोविजन लगता है, प्रोविजन की समझ आ गई ना, इट्स एक्सपेक्टेड लॉस, इट्स बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज। ज्यादातर प्रोविजन आपकी परसेंटेज बेसिस पे ही आपको अप्लाई करनी होती है। तो अब आप जो परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है 5% एडिशनल भागेगा, तो आपके इस एग्जाम्पल के अंदर लेट्स से हमारी प्रोविजन की जो हम लेके चल रहे हैं उसमें हमारी प्रोविजन है 5%, 5% पे हमें शक है हमारा पैसा लेके ट्रेड रिसीवेबल भागेंगे ही भागेंगे। अच्छा, प्रोविजन अप्लाई किस पे होती है? इफ आई हैव टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि कितनी अमाउंट है, मतलब परसेंटेज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर परसेंटेज तो लिखूंगा नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अमाउंट ही जाएगी। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगी? वो निकलती है नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स इसका क्या मतलब? मल्टीप्लाइड बाय, आ रहा बेटा उस बात पे, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रोविजन, रेट ऑफ प्रोविजन। अच्छा, अब जो आपने बोला सर नेट ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? नेट ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये है कि आपके पास, इसका भी पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, नेट ट्रेड रिसीवेबल आपके बराबर होते हैं किसके? नेट ट्रेड रिसीवेबल आर इक्विवेलेंट टू जो आपके पास साल में नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल थे वो, माइनस अगर एट द एंड ऑफ ईयर, अच्छा प्रोविजन हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर चार्ज होती है, बात भी याद रखना। तो ये जो प्रोविजन मैं निकाल रहा हूँ ये हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन ही निकालूंगा। तो अगर लेट से साल के एंड पे मेरे पास 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, लेकिन साल के एंड पे न्यूज मिलती है कि भाई 1,000 रुपए का एक कोई कस्टमर था जिसने मुझे 1,000 रुपए वापसी, $1,000 वापसी देने थे, वो बैड डेट हो गया, अब वो पैसे नहीं देता, उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और उसने अब सीधा सीधा बैंक्रप्सी फाइल करके कह दिया है कि आपके पैसे तो मैं जनाब अब दे ही नहीं सकता। तो जब कोई उम्मीद नहीं नजर आएगी मुझे उससे पैसे मिलने की, तो मैं क्या करूंगा? उसको बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा। एंड व्हेन आई रिकॉर्ड बैड डेट, तो समझिएगा साल के शुरू में जो ट्रेड रिसीवेबल या साल के एंड पे जो एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल थे वो 10,000 के थे, लेकिन अब क्योंकि एक बैड डेट भी हो गया है जो मुझे राइट ऑफ करना है, तो सर मैं उस, डाउटफुल डेट क्यों नहीं? क्या डाउटफुल डेट क्यों नहीं? ट्रेड रिसीवेबल माइनस डाउटफुल डेट नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों डाउटफुल डेट होगा भाई? सुन तो लो बात को पहले। आपका जो नेट, भाई डाउटफुल डेट तो निकालने के लिए तुम नेट ट्रेड रिसीवेबल पे परसेंटेज चार्ज करोगे ना, ओ, तो तुम यहाँ से कैसे तुम जो है डाउटफुल डेट माइनस करा दोगे? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने के लिए, डाउटफुल डेट की फिगर निकालने के लिए तुम्हें नेट ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। और नेट ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकल के आएगा? जब तुम तुम्हारे साल के एंड पे जितने भी ट्रेड रिसीवेबल थे, अगर उनमें से कोई बैड डेट हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर साल हो, लेकिन अगर कोई साल के एंड पे ऐसा बैड डेट है जो तुम्हें राइट ऑफ करना पड़ गया है, तो लेट से अगर मैंने तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए थे 10,000 के, मैंने कहा हुआ था एट द एंड ऑफ ईयर तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल है 10,000 के, लेकिन फिर साल के एंड में ही खबर आती है कि भाई $1,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल था मिस्टर मुश्ताक का, वो अब हो गया बेड डेट, उन्होंने फाइल कर दिया बैंक्रप्सी। तो अब आप 10,000 के ऊपर अपना 5% का प्रोविजन नहीं अप्लाई करोगे, बल्कि आप किस वैल्यू के ऊपर प्रोविजन अप्लाई करोगे? आप बोलोगे 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, 1,000 फर्दर बेड डेट हो गया, तो 10,000 में से 1,000 निकालो, ये जो 9,000 आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नेट ट्रेड रिसीवेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अब अपना पीबीडी निकालने के लिए 9,000 के ऊपर जो मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज थी 5%, 9,000 पे 5% अप्लाई करूंगा, विच वुड बी 90 इंटू 5, विच वुड बी 450। तो ये मेरे पास डाउटफुल डेट की फिगर निकल के आ जाएगी कि मुझे शक है कि जो मेरे नेट ट्रेड रिसीवेबल है $9,000 के, उनमें से 450 के ट्रेड रिसीवेबल मेरे पैसे लेके भागेंगे ही भागेंगे। तो ये मेरा शक है जो कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सो क्या किस तरीके से रिकॉर्ड होगा भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? आपके नेट ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर रेट ऑफ प्रोविजन लगेगा। रेट ऑफ प्रोविजन नॉर्मली सवालों के अंदर भी गिवन होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस का रेट ऑफ प्रोविजन ज्यादा या कम हो सकता है, या कौन से फैक्टर्स बिजनेस को दिमाग में रखने चाहिए अपना रेट ऑफ प्रोविजन सेट करते हुए, तो आपको कहोगे पास्ट एक्सपीरियंस देखना चाहिए, आप कहोगे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप देखना चाहिए, आप कहोगे कि क्रेडिट टाइम पीरियड कितना दिया जा रहा है ये भी देखना चाहिए। अगर एक बिजनेस के अंदर 6-6 महीने का क्रेडिट टाइम पीरियड सर चल अभी रहा है आपने तो फाइव उसका, परसेंट एग्जाम्पल लिया। जी जी बिल्कुल 5% एग्जाम्पल लिया, इट कुड चेंज राइट। टू 8%, 10%, 12%। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपने जो परसेंटेज लेनी है वो बिजनेस के कुछ चीजों पे डिपेंड करेगी। एक,
कस्टमर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस पिछला रहा है वो कैसा रहा है, आप जो है वो क्रेडिट टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड का अलाउ कर रहे हो। सिमिलरली, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्रेडिट टाइम पीरियड अलाउ करोगे उतना ज्यादा आपका शक भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, कि अगर आपने 6 महीने का किसी को क्रेडिट टाइम पीरियड अलाउ किया हुआ है तो चांसेस आर वेरी हाई, आपके एटलीस्ट शक के चांसेस तो बहुत हाई हो जाएंगे कि यार ये बंदा पैसे लेके भागने वाला है। इसी तरीके से आपका जो क्या कहते हैं एज ऑफ, ये इसको हम एज ऑफ डेट कहते हैं, एज ऑफ डेट हो गया, आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड क्या है, क्या लोग बाकी पैसे लेके ज्यादा भागते हैं, अगर ज्यादा लोग पैसे लेके भागते हैं तो भाई आपकी प्रोविजन भी ज्यादा चार्ज होगी, और अगर पैसे लेकर लोग नहीं भागते, ट्रेडिशनल पैसे लेके नहीं भागता, तो प्रोविजन भी कम चार्ज होगी। तो ये थ्योरी का भी सवाल आ सकता है कि बताओ व्हाट वुड बी द फैक्टर्स दैट द बिजनेस शुड कंसीडर, बल्कि आ क्या सकता है, आता है what are the factors that the business should consider before applying a provision rate or while deciding a provision rate। तो ये 3 आपके जवाब होने चाहिए। एक्सपीरियंस देखो अपना पुराना कैसा रहा है, इंडस्ट्री की टाइप देखो, क्रेडिट टाइम पीरियड देखो कि कैसा है, और एक और बात जो तुम डाल सकते हो वो है कि कंपनी की क्रेडिट जो क्रेडिट पॉलिसी है, कि रिकवरी का जो तरीका है वो कैसा है। अगर एक अच्छी कंपनी होगी उसकी क्रेडिट पॉलिसी भी बड़ी अच्छी होगी, और क्रेडिट पॉलिसी अच्छी होगी तो फिर आपका जाहिर सी बात है शक आपका कम होगा कि यार ये बंदा अगला ट्रेड रिसीवेबल पैसे लेके भागने वाला है। तो ये फिर तीन अगर चार नए तरह के रिसीवेबल्स हो तो कैसे चेंज होगा आंसर? नए तरह के क्या रिसीवेबल, यानी नया कस्टमर आ जाए भाई, मतलब नया जो कोई हिस्ट्री ना हो। कस्टमर तो नया ही आएगा, हर रोज दुकान पे एक जैसा कस्टमर थोड़ी आएगा, लेकिन जो ओवरऑल आपका कस्टमर से पिछले साल का एक्सपीरियंस है आपने उसकी बेसिस पर रखना है। ओवरऑल अगर पिछले साल 7% आपके ट्रेड रिसीवेबल पैसे लेके भागे तो आप 7% अगले साल पीबीडी चार्ज कर सकते हो। पिछले साल 10% लेके भागे तो आप अगले साल 10% चार्ज, क्योंकि ये जनरल हो रही है, ये जो प्रोविजन कैलकुलेट हो रही है जनरल हो रही है, किसी एक बंदे पे थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो मेरे बहुत सारे ट्रेड सही। रिसीवेबल है, 10,000 के टोटल ट्रेड रिसीवेबल है, जिसमें से मुझे टोटल के ऊपर शक है कि भाई 5% पैसे लेके भागेंगे, तो उन पे मैं चार्ज कर रहा हूँ, किसी एक बंदे पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई कैलकुलेट माय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल के आ गई, ठीक है भाई सर, नेट ट्रेड रिसीवेबल समझ आ गया, अगर कोई साल के एंड पे बेड डेट हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल में से वो बेड डेट माइनस हो जाएगा, और नेट ट्रेड रिसीवेबल की फिगर के ऊपर मैं रेट ऑफ प्रोविजन अप्लाई करूंगा, आई विल गेट द क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अगला पार्ट क्या है भाई, तुमने कैलकुलेशन सीख ली, प्रोविजन कैलकुलेट किस तरीके से होता है, तो तुम बताओ अगला पार्ट क्या होना चाहिए, इसको क्या करूंगा अब मैं। रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करूंगा, रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या बनाऊंगा, रिकॉर्ड करने के लिए एक चीज को, एक ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बनाना है, कैलकुलेट कर लिया तो अब क्या करूंगा, उसके लिए उसकी डबल एंट्री बनाऊंगा, ऐसा ही है ना भाई। हाँ। और तो कोई तरीका नहीं है उसको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए, जिस तरीके से बेड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए भी डबल एंट्री बनी है, प्रोविजन कैलकुलेट करना आपने सीख ली। अब कैलकुलेट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप उसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब आपके पास देखो, अच्छा प्रोविजन, इससे पहले हम रिकॉर्ड करना सीखे, एक और इम्पोर्टेंट बात जो प्रोविजन के लिए आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रोविजन आपका कॉन्ट्रा एसेट है। प्रोविजन आपका क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस हो, और ये कॉन्ट्रा एसेट, आपने कॉन्ट्रा कैपिटल पढ़ा है ना, उसी तरीके से ये कॉन्ट्रा सर एसेट है। मगर लॉस लॉस कॉन्ट्रा एसेट तो नहीं होता? लॉस क्यों नहीं, कॉन्ट्रा एसेट एक्सपेक्टेड लॉस है बेटा, एक्सपेक्टेड लॉस है, और अगर आप जरा रियलाइज करो तो हो क्या रहा है, आपके वैसे ट्रेड रिसीवेबल 9,000 के हैं, आपको 450 पे शक है कि 450 आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, तो अब आप जो हाँ। अपना एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे, किधर एसेट्स वगैरह किधर रिकॉर्ड होते हैं, एसओएफपी में रिकॉर्ड होते हैं, तो वो ट्रेड रिसीवेबल कैसे रिकॉर्ड होंगे, आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल, पहले आप बताओगे कि भाई आपके पास वैसे कैसे कितने के ट्रेड रिसीवेबल थे, आपके पास वैसे ट्रेड रिसीवेबल थे 9,000 के, और इसमें से आप अपने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिस पे आपको शक है जितने पे, वो आप क्या करा दोगे, माइनस करा दोगे, तो आप लिखोगे लेस पीपीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और आपके पास जो फाइनल अमाउंट आएगी 8,550 की, ये वो अमाउंट होगी जो कि आप एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो इससे क्या हो रहा है आशीष, जरा अगर रियलाइज करो, इससे तुम्हारे जो एसिड की वैल्यू है, इससे जो तुम्हारे एसिड की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 9,000 से कम होके कहाँ पे आ गए, 8,550 पे आ गए। सो दैट्स व्हाई वी से कि आपका प्रोविजन क्या है, हर प्रोविजन, अभी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ लो, ये किसको कम कर रहा है, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को कम कर रहा है, आगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, वो आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम करेगा, वो सब क्या है, ये सारे के सारे प्रोविजन कॉन्ट्रा एसिड है, विच कॉन्ट्रा का मतलब हमें पता है ऑपोजिट, ऑपोजिट टू एसिड से क्या मतलब पता चला, ऑपोजिट टू एसिड से हमें ये मतलब पता चला कि प्रोविजन विल बिहेव इन अ मैनर ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ एसिड, यानी कि अगर एसिड डेबिट में बढ़ता है
तो कॉन्ट्रा एसेट जो कि प्रोविजन है वो किधर बढ़ेगा, वो क्रेडिट पे बढ़ेगा। और अगर एसेट क्रेडिट पे कम होता है तो जो उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है जो कि कॉन्ट्रा एसेट है वो किधर कम होगा, वो डेबिट पे कम होगा। तो जस्ट लाइक रिमेंबर ड्राइंग में क्या था, कॉन्ट्रा कैपिटल है, अगर कैपिटल क्रेडिट पे बढ़ता है तो ड्राइंग डेबिट पे बढ़ेगी। सेम सेम गोज ओवर हियर, अगर हमारा एसेट डेबिट पे बढ़ता है तो आपका जो कॉन्ट्रा एसेट है विच इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो किधर बढ़ेगा, वो क्रेडिट पे बढ़ेगा। एंड सिमिलरली लाइकवाइज अगर एसेट क्रेडिट पे कम होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका डेबिट पे कम होगा। You should remember this for all types of provision. So provisions are contra asset, which means they will behave opposite to asset. अच्छा जी, ये बात हमें पता चल गई, प्रोविजन contra asset it will behave opposite to asset, so they will have a what, if they increase on the credit side it means they are going to have a credit nature. So provision for doubtful debts are contra asset and they have a credit nature. ये बात मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अगर आप समझ गए contra asset क्या होता है तो आपके बाद ये खुद ही समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि एसेट के ऑपोजिट बिहेव करेगा। सर कॉन्ट्रा एसेट इसलिए क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट इसलिए कि ट्रेड रिसीवेबल, नहीं ट्रेड रिसीवेबल तो एसेट है ही है, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो उस ट्रेड रिसीवेबल को कम कर रही है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रेड रिसीवेबल जो कि एक एसेट है उसकी फिगर को कम कर रहा है, तो प्रोविजन को हमने क्या कहा कि भाई प्रोविजन हमारा क्या है, प्रोविजन हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, बिकॉज कॉन्ट्रा इट इज एसेट। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ एसेट व्हिच इज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, इसकी नेचर हमने डिटरमाइन कर ली कि इट विल हैव अ credit nature and all the upcoming provisions will also have a credit nature, उन सब की नेचर भी क्या होगी, क्रेडिट नेचर ही होगी। So provision for doubtful debt has a rate which is being charged on net trade receivables figure, जो आप ये देख के आगे हो कि भाई रेट किस पे अप्लाई होगा, नेट ट्रेड रिसीवेबल की फिगर पे अप्लाई होगा। और नेट ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, नेट ट्रेड रिसीवेबल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग बेड डेट्स फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल फिगर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाई कि भाई 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, 1000 का बेड डेट हो गया, तो आप पहले 10,000 में से 1000 माइनस कराओगे और रिमेनिंग 9,000 के ऊपर आप अपना पीबीडी का जो रेट है वो चार्ज करोगे टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर सर डाउटफुल तो डेट की बैड वैल्यू डेट्स निकल के आ गई थी। जब ईयर गुजर जाता है तब पता चलता है बैड डेट्स कौन है, या गेस कर। क्या, नहीं नहीं बैड डेट तो आपको पता है, बैड डेट क्या है भाई, रिसीवेबल ने मना कर दिया पे करने का, तो वो तो जैसे ही मना अच्छा। करेगा आपको पता चल गया ना। प्रोविजन अच्छा ये है सही कि है। आप एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो सही है, नाउ सही, ठीक है। अब आपके पास पीबीडी पीबीडी निकल के आ गया, कितना पीबीडी निकल के आया था हमारी एग्जांपल में, 450 का पीबीडी निकल के आया था। अब हम्म। सवाल ये उठता है कि रिकॉर्ड कैसे होगा। चले ये तो सर पता चल गया, इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट, एक एसेट की वैल्यू को कम करेगा, लेकिन अब इसका इनकम स्टेटमेंट पे भी तो कोई इम्पैक्ट होगा ना, जी बिल्कुल होगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका क्लोजिंग पीबीडी निकला है, क्या ये क्लोजिंग पीबीडी ओपनिंग पीबीडी के मुकाबले में ज्यादा है या कम है। क्योंकि अगर तो आपका क्लोजिंग पीबीडी यानी कि क्लोजिंग एक्सपेक्टेड लॉस ओपनिंग एक्सपेक्टेड लॉस के मुकाबले से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज इन प्रोविजन इज रिगार्डेड, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर मेरा क्लोजिंग प्रोविजन आया 450 और ओपनिंग प्रोविजन था 600, तो यानी कि मेरा ओवर द टाइम पीरियड प्रोविजन कम हो गया, यानी मेरा एक्सपेक्टेड लॉस कम हो गया। तो अगर एक्सपेक्टेड लॉस कम हो रहा है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ अदर इनकम फॉर द बिजनेस। तो आपने किस चीज को कंसीडर करना है, आपको दिमाग में इस चीज को रख रहे हैं कि भाई अगर प्रोविजन पीबीडी की वैल्यू कंपेयर होगी, जिसको हम कहते हैं कि हम चेंज इन पीबीडी निकालेंगे कि साल के एंड पे साल के स्टार्ट के मुकाबले में क्या पीबीडी बढ़ा है या पीबीडी कम हुआ है। इफ पीबीडी हैज इंक्रीज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और अगर पीबीडी का बढ़ना एक्सपेंस है, तो जरा सा आप दिमाग पे जोर डालें आशिर, पीबीडी कॉन्ट्रा एसेट है, जब प्रोविजन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, हाँ। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ये सिर्फ तब की बात हो रही है जब पीबीडी बढ़ रहा है, कम होने की बात नहीं हो रही। पीबीडी बढ़ रहा है, पीबीडी इज अ कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो पीबीडी को मैं क्या कर हाँ। दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो अब डेबिट क्या होगा, तो मैंने अभी आपसे बात बोली कि अगर पीबीडी इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, सो दैट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और उसके अलावा मैंने एक और बात कही थी कि पीबीडी की वैल्यूएशन, पीबीडी की कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर होती है, यानी कि आप इसको डायरेक्टली किधर रिकॉर्ड करोगे, डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आपका पीबीडी बढ़ गया है, सो दैट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और अगर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस है तो आशीष बताइए प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। प्रॉफिट इंक्रीज हो। यार तुम अल्लाह अल्लाह तुम्हारे जहन में इजाफा करे। मैंने क्या, मेरा सवाल सुना तुमने, क्या सुन, मेरा सवाल था, सवाल रिपीट कर दो तुम मेरा, प्रॉफिट्स में क्या इफेक्ट सवाल होगा। क्या था।
अगर उससे पहले एक्सपेंसेस क्या मैंने इंक्रीज बात होती है जो तो प्रॉफिट में लास्ट में, क्या इफेक्ट होगा? हाँ हाँ हाँ, अब जरा फिर से सोचो मेरा सवाल को, फिर जवाब दो। एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएंगी तो फिर लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉफिट्स क्या बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे। तुमने पहले क्या जवाब दिया था? इंक्रीज होगा। सर वो मुझे थोड़ा, लग रहा था शायद। हाँ, क्यों? अरे भाई ये अब ऐसी बात थोड़ी है कि अब कि तुम्हें, अब तुम ये कहोगे, ये तो मतलब ये तो कॉमन, ये तो मैं तुम्हें अकाउंट ना भी पढ़ा रहा हूँ तो भी अगर कॉमन सेंस को आगे सवाल भी बंदा पूछे कि भाई एक्सपेंस बढ़ रहा है तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यार अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट कम ही होगा। ऐसे ही है कि नहीं है? ये तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी ऐसी। टेक्निकल बात थी भी नहीं, मैंने तो भी इनकम स्टेटमेंट तो पूछा भी नहीं कि डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ, मैंने तो सिर्फ ये पूछा प्रॉफिट पे क्या होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा बताओ, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो अब बताओ इनकम स्टेटमेंट को क्या करूं, डेबिट क्रेडिट? इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर। इनकम स्टेटमेंट डेबिट करूंगा, शाबाश। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की नेचर क्रेडिट होती है सर, अगर कोई चीज प्रॉफिट बढ़ा रही होती हम्म तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कर देता, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप देख लो क्या बात लिखी हुई है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर, कंपेयर कराया, इस साल का पीबीडी निकाला कितना, हमने एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट किया 450, 450। कंपेयर कराएंगे इसको पिछले साल के पीबीडी से। अगर लेट से इस साल का पीबीडी 450 है और मैं सपोज कर लेता हूं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ओपनिंग पीबीडी कितना गिवन है, लेट से मैं कह रहा हूँ ओपनिंग पीबीडी गिवन है हमारे पास सवाल में $300 का, तो अब हमें पता है कि भाई हमारा क्लोजिंग पीबीडी तो इंक्रीज हो गया, 300 से 450 पे चला गया, तो इंक्रीज कितने का आया है? 150 का आया है। तो 150 का 150 है। से 150 से मैं मेरी इनकम स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है, वो बढ़ रहा है, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एसेट एसेट। इज गोइंग टू बिहेव ऑपोजिट टू द एसेट, तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसको क्या हाँ। करूंगा? कॉन्ट्रा एसेट को क्रेडिट करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 150 से क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट 150 से डेबिट। सो इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट, it will be regarded as an expense of the business for which the entry will be income statement debit, provision for doubtful debt credit। कोई मसला आशिक यहाँ तक तो बताओ। नहीं। इसी बात को जरा हम अगर ऑपोजिट मैनर में देखें, क्या मैनर में ऑपोजिट है सर? ऑपोजिट मैनर से मेरा मुराद ये है कि अब अगर पीबीडी कम हो जाए, यहाँ पे ओपनिंग पीबीडी, अब मैंने जहाँ पे 300 ली थी, मैं यहाँ पे अपनी अजम्पशन चेंज करके कहता हूँ ओपनिंग पीबीडी थी 600, ओपनिंग पीबीडी है 600, चलो इसको और बढ़ा देते हैं, ओपनिंग पीबीडी है 650, और आपकी क्लोजिंग पीबीडी जो आपने कैलकुलेट की 9,000 पे 5% लगा के, वो आई है 450। तो अब मुझे बताओ आशिर, आपकी जो क्लोजिंग पीबीडी है पिछले साल के मुकाबले पे, अगर मैं चेंज इन पीबीडी निकालूं, डेल्टा पीबीडी निकालूं, तो डेल्टा पीबीडी क्या होगा? क्लोजिंग पीबीडी which is 450 minus the opening PBD which is 650, which will give you a negative answer of 200। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपकी पीबीडी कम हो गई है। अगर आपकी पीबीडी कम हो गई है, सो यानी कि आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस कम हो गए। अगर एक्सपेक्टेड लॉसेस कम हो गए हैं, सो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज एन इनकम फॉर द बिजनेस। और अब तुम मुझे बताओ आशिर, अगर पीबीडी कम हो रही है, प्रोविजन कम हो रही है, तो मैं उसको क्या करूं? डेबिट करूं क्रेडिट करूं? सोच लो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। प्रोविजन क्या है? मैंने क्या बताया? प्रोविजन इज अ व्हाट? प्रोविजन इज अ एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस के अलावा एक और बात भी बताइए। इट्स अ, नेट ट्रेड रिसीवेबल टाइम्स रेट। वो तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही अभी, ये बात कॉन्ट्रा नहीं हो रही। एसेट, हाँ हाँ। इट्स अ कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एसेट, इफ इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट तो वो बढ़ेगा किस साइड पे? क्रेडिट पे। कम किस तरफ होगा? डेबिट पे। यू हैव योर आंसर। अगर आपका पीबीडी 200 से कम हो रहा है तो उसको, अब इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? पीबीडी डेबिट कितने से? 200 से। और जैसे मैंने आपको हाँ। बताया कि पीबीडी अगर इनकम कम स्टेटमेंट हो, क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, क्योंकि इनकम है तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो पीबी, हाँ अब जरा देखो, पीबीडी रिकॉर्ड करने की एक स्पेसिफिक एंट्री नहीं है। पीबीडी रिकॉर्ड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या इंक्रीज इन पीबीडी हुआ है या डिक्रीज इन पीबीडी हुआ है। अगर इंक्रीज इन पीबीडी है तो एंट्री डिफरेंट है, डिक्रीज इन पीबीडी है तो एंट्री डिफरेंट है। इफ द अमाउंट of provision for doubtful debt is lower than the amount being charged previous, then it will be regarded as an other income of the business।
बिजनेस फॉर द जेल बी वॉट, जैसे आपने बताई सर प्रोविजन है, प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट कम हो रहा है, कॉन्ट्रा एसेट डेबिट पे कम होगा, तो अगर लेट से हमारी एग्जांपल में 200 से कम हो रहा है तो 200 से पीबीटी डेबिट, और क्योंकि इनकम है, इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ता है तो इनकम स्टेटमेंट की नेचर तो सर मुझे पता है ना क्रेडिट की है, तो इनकम स्टेटमेंट को 200 से क्रेडिट। इस तरीके से आप अब अपनी पीबीटी को रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अब एक चीज और जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है भाई, अगर तो आपके पास जो अमाउंट आई है ना, इस बात को दिमाग में रखना है कि सिर्फ जो डिफरेंस की अमाउंट है, जो डेल्टा पीवीडी है, जो चेंज इन पीवीडी है, ये हमेशा कैलकुलेट होगा, ये हमेशा कैलकुलेट होगा, आपका चेंज इन पीवीडी हमेशा कैलकुलेट होगा, और इनकम इसमें स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग आप माइनस हमेशा ओपनिंग होगा। ओपनिंग होगा, बिल्कुल डेल्टा पीवीडी मैं लिख भी दिया है ना या नहीं लिखा है, मैं लिख देता सर हूँ, ये नहीं अदर लिखा इनकम है तो क्यों है? मैंने, हाँ हाँ, समझ गए। नहीं, समझ आपका गए। जो डेल्टा पीवीडी, नहीं ये तो मैं लिख रहा हूँ कि आपका चेंज इन पीपीटी हमेशा कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग पीपीटी माइनस ओपनिंग पीपीटी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग पीपीटी माइनस ओपनिंग पीपीटी, ये हमेशा आपने काम करना, और जो डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है यानी कि पीबीटी बढ़ गई है तो फिर उसको एक्सपेंस में ले जाओ, और अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो वो इनकम है, उस डिफरेंस को इनकम में ले जाओ, यानी कि इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि भाई आपकी इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज इन पीबीटी आपने निकाला है, वो जाएगा। क्लोजिंग पीबीटी की अमाउंट भले जो भी हो, आपका क्लोजिंग पीबीटी पता है कितना आया था, आपका क्लोजिंग पीबीटी आया है 450, बट दैट डजंट मैटर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर स्टिल जो आपका चेंज इन पीबीटी है आप वही लेके जाओगे। अगर चेंज इन पीबीटी पॉजिटिव है, जितना भी पॉजिटिव चेंज है वो एज एक्सपेंस चला जाएगा, अगर चेंज इन पीबीटी नेगेटिव है तो जितना भी नेगेटिव चेंज है वो इनकम के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपको अगली चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो ये रखनी है कि अगर लेट से सवाल के अंदर ओपनिंग पीबीटी गिवन ही नहीं है, या सवाल ये कहता है कि पीबीटी इज चार्ज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पीबीटी को मैं चार्ज ही पहली दफा कर रहा हूं, तो अब क्या करेंगे, अब पीबीटी अगर आपकी चार्ज ही पहली दफा हो रही है तो इसका मतलब स्टार्टिंग ओपनिंग पीबीटी जीरो हो गई, तो आप सिंपली ओपनिंग हाँ पीबीटी को जीरो कंसीडर कर लोगे, और जो जो भी क्लोजिंग पीबीटी है माइनस ओपनिंग पीबीटी जीरो, तो जितनी भी आपने क्लोजिंग पीबीटी निकाली वो सारा का सारा आपका जो है क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपका एज ए एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा, और उसकी डबल एंट्री वही सिमिलर तरीके से बनेगी, पीबीटी क्रेडिट एंड इनकम स्टेटमेंट डेबिट। तो अगला नोट इसी बारे सर, में कि भाई इफ द क्वेश्चन ओपनिंग हैज पीवीडी स्टेटेड को दैट द, जीरो कंसिडर करेंगे। हाँ बोलो, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग अगर पीवीडी उसने, को अगर जीरो यहाँ पे जो कंसिडर अभी बात करेंगे। कर रहा हूँ ना, बिल्कुल, कब जीरो कंसीडर करेंगे, इफ द क्वेश्चन हैज स्टेटेड दैट पीपीटी हैज टू बी क्रिएटेड, अगर उस सवाल ने कहा है कि पीपीटी आपने क्रिएट ही पहली दफा अच्छा कर रहे हो, अच्छा। तो भाई जाहिर सी बात है ओपनिंग पीपीटी जीरो है, देयर विल बी नो PBT for previous year available to check whether the PBT achieved is either an expense or an income. Therefore, we can say that the previous year PBT was zero. Whatever PBT we have calculated for current year will be regarded as an expense for the business. जब भाई PBT क्रिएट ही पहली दफा कर रहे हो तो ओपनिंग PBT का होगी, और जब ओपनिंग PBT नहीं है तो बस सिंपली उसको जीरो कंसीडर करके अपना बाकी का काम एज इट इज जैसे करते आ रहे हो वैसे कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक अ पीबीटी अकाउंट, टी अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी बड़ा सिंपल है भाई, अगर तुम्हें पता है, मुझे बताओ क्या है पीबीटी, क्या है पीबीटी, इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रा एसेट है, तो इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर क्रेडिट होगी। तो इसका बैलेंस बीडी किधर आना चाहिए, क्रेडिट। क्रेडिट पे आना चाहिए, सो दैट्स हाउ यू विल रिकॉर्ड आपका बैलेंस बीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, देखो किधर आएगा, क्रेडिट पे आएगा। अगर हम्म। इंक्रीज इन पीबीटी हुआ है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, जैसे हमने देखा था भाई कि अगर इंक्रीज इन पीबीटी हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, अगर डिक्रीज इन पीबीटी हुआ है तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को यहाँ पे जैसे हमने डेबिट किया था वैसे डेबिट कर दोगे, लेकिन एट अ टाइम तो एक चोरी होगी, या तो आप इनकम को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, या आप प्रोविजन हो रही होगी, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं हो रही होगी, एंड दैट इज इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और एक चीज जो उसको ख्याल में रखना है वो ये बात याद रखनी है कि प्रोविजन सारी की सारी हमेशा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर चार्ज होती है, तो आपकी यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर आएगी ये 31 दिसंबर या जो भी अकाउंटिंग ईयर एंड है उस डेट को आप रिकॉर्ड करोगे। तो बैलेंस बीडी, उसके बाद जैसा भी चेंज आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज वो रिकॉर्ड किया, एंड देन यू विल जस्ट बैलेंस डाउन द अकाउंट, जो हमें पता है कि भाई हम हैवियर ऑफ द टू साइड्स देखते हैं, और फिर हैवियर को लोअर से माइनस करके बैलेंस बीडी सीडी निकाल लेते हैं। तो भाई टी अकाउंट क्लियर है आशीष, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, सर, डबल एंट्रीज भी पीबीडी में ये कैंसिल आउट तो नहीं होते ना बैलेंसेस? नहीं नहीं बैड डेट नहीं अकाउंट में नहीं, होते? पीबीडी इट्स अ सी एक्सपेंस,
बैड डेट का अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस था, एक्सपेंस में आप ज्यादातर देखोगे बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन कॉन्ट्रा एसेट्स जो हो गए या एसेट्स हो गए या लाइबिलिटीज हो गई, दे आर रेफर्ड टू एज कंटिन्यूअस अकाउंट और दे आर रेफर्ड टू एज रनिंग डाउन अकाउंट्स, यानी कि इनका हमेशा हर पॉइंट एंड टाइम पे कुछ ना कुछ बैलेंस आपको हमेशा दिखेगा। सो दे पीबीडी का जो है वो अकाउंट बैलेंस ऑफ नहीं होगा, इट विल हैव अ बैलेंस बीडी एंड अ बैलेंस सीडी, ठीक है। सही है। इसके अलावा और कुछ बात जो कंफ्यूज कर रही हो? इसका जो ओपनिंग बैलेंस बीडी है ये लास्ट ईयर से। हाँ, ये लास्ट ईयर से जो आपका ओपनिंग बैलेंस बीडी है, ये लास्ट ईयर से यहाँ पर सही, वो गिवन होगा, ठीक है। ज्यादातर गिवन होगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, बेड हम्म। डेट का अकाउंट तो हमने देख ही लिया कैसे बनेगा। लास्ट अब आपने क्या पढ़ लिया, आपने बेड डेट भी पढ़ लिया, आपने बेड डेट की डबल एंट्री, उसकी ट्रांसफरिंग एंट्री, उसका टी अकाउंट भी देखा, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पहले कैलकुलेशन देखी, देन आपने उसकी डबल एंट्रीज देखी कि कौन सी डबल एंट्री बन सकती है उसकी, एंड देन आपने उसका टी अकाउंट देखा। लास्ट थिंग अब जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि भाई आपका ये पीबीडी का जो चेंज है, जिसको मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, मैंने आपको बात बताई थी ना कि भाई आपका जो पीबीडी जब एसओएफपी के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर कैसे रिकॉर्ड होगा, तो हमने यहाँ पे बात कर तो ली। क्या बात करी हमने कि भाई एसओएफपी जो एक्सट्रैक्ट बनेगा, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक्सट्रैक्ट से मेरा मुराद ये कि एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट से मुराद ये कि छोटा हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि भाई इस डाउटफुल डेट या जो तुमने सारा काम किया इसका एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ट्रेड रिसीवेबल दिखाऊंगा कि भाई करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये मेरा एसओएफपी एक्सट्रैक्ट है, दिस इज माय हाँ, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट। और हमें पता है क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है, तो करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने ट्रेड रिसीवेबल पड़े हुए थे, 9,000 का नेट ट्रेड रिसीवेबल था, और जो भी क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो मैंने कैलकुलेट किया वो माइनस करके यहाँ पे जो नेट फिगर आई 8550 की वो मैंने रिकॉर्ड कर दी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको दिमाग में रखनी है कि इनकम स्टेटमेंट में तो देखो आप चेंज इन पीबीटी लेके जाओगे, लेकिन एसओएफपी का अगर एक्सट्रैक्ट मांगा गया है या एसओएफपी के अंदर आप पीबीटी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो आशीष, मैं चेंज नहीं लेके गया, यहाँ पे मैंने जो क्लोजिंग पीबीटी कैलकुलेट करी थी उसी को रिकॉर्ड किया है। ये नोट भी मैंने वो नोट भी लिखवाया है कि इनकम स्टेटमेंट में चेंज आएगा, वो नोट ये रहा, इनकम स्टेटमेंट आप सिर्फ चेंज इन पीबीटी लेके जाओगे आइदर एज एन एक्सपेंस और आइदर एज एन इनकम। और यहाँ पे भी नोट लिखवाया हुआ है कि एसओएफपी के अंदर the value of PBT recorded is similar to current year's PBT। जो आपने कैलकुलेट किया क्लोजिंग पीबीटी आप वो रिकॉर्ड करोगे, जो कि आपका बैलेंस शीट ऑफ पीबीटी अकाउंट होगा। हम डिफरेंस को एसओएफपी एक्सट्रैक्ट के अंदर या एसओएफपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो चेंज इन पीबीटी है वो सर किधर क्या जाएगा मतलब, मैं नहीं समझा। भाई, बैलेंस सीडी ऑफ पीपीडी अकाउंट। मतलब वो ये यार जो बैलेंस आपका बचा ना, जो आपने कैलकुलेट, इसको आसान लफ्जों में समझ लो, जो आपने कैलकुलेट किया ना, जो आपने पीबीटी कैलकुलेट किया था 450, यही तो बैलेंस आपका ठीक है। बचेगा। वही 450 जो है आपने एसओएफपी में यहाँ पे माइनस कराना है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। इस बात का ही मतलब है बैलेंस सीडी ऑफ पीपीडी अकाउंट। जब आप इसका टी अकाउंट भी बनाओगे तो इसका जो बैलेंस सीडी बचेगा ना, ये उसी के बराबर बचेगा जो आपने कैलकुलेट किया है। कैसे सर, ये जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बात एक ही है, आप इसको चाहो ऐसे याद रखो कि भाई जो कैलकुलेट किया है वो आपका एसओएफपी में जाएगा, या ऐसे याद रखो, क्योंकि मैं यही बेहतर रिकमेंड करूंगा कि ऐसे याद रखो कि जो कैलकुलेट करके क्लोजिंग पीबीडी निकालिए ना, एसओएफपी में क्लोजिंग पीबीडी जाएगी, बात खत्म। तो और बैलेंस सीडी से भी यही मुराद है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ भाई, बैलेंस सीडी से क्या मुराद है, बैलेंस सीडी क्या होता है, कुछ और थोड़ी होता है, क्लोजिंग बैलेंस ही तो होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो क्लोजिंग बैलेंस ही निकल के आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीबीडी ही तो निकालते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि आप जो पीबीडी निकलती है वो क्लोजिंग की ही तो निकलती है, क्लोजिंग पीबीडी ही तो निकलती है। तो आप अपनी एसओएफपी में भी वही पीबीडी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो नेट रेट रिसीवेबल इनटू रेट लगा के, उसी पीबीडी को एसओएफपी में रिकॉर्ड करोगे। और जो चेंज इन पीबीडी था, जो कि आपको बता रहा था कि पीबीडी बढ़ी है या कम हुई है और उसके हिसाब से वो इनकम है या एक्सपेंस है, वो आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगी। ठीक है। सो ये हमारा एसओएफपी सही। एक्सट्रैक्ट आ गया। एसओएफपी एक्सट्रैक्ट में क्या है भाई, ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ हमने करंट एसेट के अंदर, और उसमें से हमने जो भी क्लोजिंग पीबीडी है वो माइनस करा के जो नेट फिगर आई वो नेट फिगर मैंने यहाँ पे लिख दी, जस्ट लाइक दिस, जो मैंने आपको यहाँ पे करके सर दिखाया। ये किस चीज को रेफर कर रहा है, ये जो वैल्यू आई? ये जो वैल्यू रेफर कर रही है आपको बताइए कि आपके पास फाइनली कितने के ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईयर मौजूद है। वैसे तो 9,000 अच्छा। के मौजूद है, बट आफ्टर डिडक्टिंग योर कॉन्ट्रा एसेट के भाई आपको तो शक है कि ये इतने लोग तो पैसे नहीं देंगे, उसके बाद भी आपके पास जो फाइनल ट्रेड रिसीवेबल बचे वो 8550 के बचे। तो ये आपकी वैल्यू ये रिप्रेजेंट अच्छा। करेगी, फाइनली आपके पास कितने के ट्रेड रिसीवेबल बचे। देन
यहाँ सही तक है। हमारी जो सारी बातें हैं ना वो समझो हो गई है। अब जो लास्ट चीज एक है विच इज रेलेवेंट टू कंप्यूटेशन, वो क्या है कि भाई आप ये जो मैंने अभी आपको पीवीडी कैलकुलेट करना सब करना सिखाई है, ये मैंने जनरली सिखाया कि भाई जनरली 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल थे, साल के आखिर में 1000 का बेड डेट हो गया, वो माइनस करके नेट ट्रेड रिसीवेबल निकाला, उसके ऊपर जनरली पूरे 9,000 के ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर एक जनरल रेट ऑफ प्रोविजन 5% का अप्लाई कर दिया। लेकिन कभी कभार कुछ सवालों के अंदर आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज करने का भी कहा जाता है। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होती है? एज द वर्ड सजेस्ट स्पेसिफिक, ये एक कस्टमर के ऊपर प्रोविजन है जो चार्ज होती है। देखो एक कस्टमर है, लेट्स से अशफाक मियां, अशफाक मियां ने मुझसे लिए हुए हैं 2,000 के गुड्स, ठीक है, और वही एग्जाम्पल है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल लेट्स से 10,000 के, और उसमें से 2,000 के ट्रेड रिसीवेबल है अशफाक मियां के। अब अशफाक मियां को हर रोज मैं कॉल करता हूँ, हर रोज वो मुझे एक नई टोपी देता है, मैं हर रोज कॉल करता हूँ, वो मुझे हर रोज क्या दे रहे हैं? एक नई टोपी दे रहे हैं, और मुझे पता चल गया है अब ये 2-4% की बात नहीं रही, अशफाक मियां को लेके तो मैं 100% श्योर हूं कि ये आदमी मुझे पैसे नहीं देने वाला। अब इससे जो हिसाब किताब होना है वो क़यामत के दिन होना है। ये आदमी इस जिंदगी में मुझे मेरे पैसे नहीं देने वाला, ये बात आपको पता चल जाती है एज अ बिजनेसमैन, या इवन अपनी डे टू डे लाइफ में आप अगर किसी बंदे को उधार दिया तो पता चल जाता है कि भाई वो बंदा कितने पैसे देने के मूड में और कितने नहीं देने के मूड में। तो अशफाक मियां ने मुझे पैसे देने के मतलब, अच्छा अब देखो आशिर, वो मना नहीं करते, अशफाक मियां आदमी अच्छे हैं, वो मना नहीं कर रहे, हम्म। वो मना नहीं कर रहे कि मैं आपके पैसे नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। अगर वो मना कर दे तो मैं सीधा सीधा उनको बैड डेट रिकॉर्ड कर दूं, और मैं बोलूं कि यार चलो एक बुरा कस्टमर, एक बुरा रिसीवल आया और मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अशफाक मियां ये कहते हैं कि भाई हम आपको हमजा टेंशन टेंशन क्यों लेते हो, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम आपको पैसे देंगे, अगर हमने नहीं दिए तो हमारे बच्चे देंगे, और अगर उनके बच्चों हमारे बच्चों ने नहीं दिए तो उनके बच्चे देंगे। तो अशफाक भैया ने इतनी लंबी कहानी खोल के रख दी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कहूंगा कि यार ये बेड डेट तो मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकता, ये बेड डेट ट्रीट करना तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज अभी तक बेड डेट की क्या डेफिनेशन है? ट्रेड रिसीवेबल हु फेल्स टू पे बैक, वो फेल टू पे बैक थोड़ी है, वो तो टाइम मांग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम आपको आपके पैसे देंगे ही देंगे। तो अब इस हाँ। केस के अंदर मैं अशफाक मियां पे या उस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल पे एक स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज करूंगा। मैं बोलूंगा भाई टोटल 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल है, 2,000 उसमें से अशफाक मियां के, तो अशफाक मियां के तो सारे पैसे ही प्रोविजन में डाल दो, क्योंकि अशफाक मियां से इस जिंदगी में मुझे पैसा मिलता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन वो मना नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं बेड डेट उनको ट्रीट कर नहीं सकता। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, 10,000 की ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, और कंपनी नॉर्मली 4% का प्रोविजन चार्ज करती है, लेकिन कंपनी ने एक मेजर कस्टमर, इस केस में पीक्यूआर लिमिटेड है, उसको देखा है कि भाई बहुत लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रहा है और वो बस शट डाउन करने वाला है, और उसको कितने पैसे देने हमें, उसको हमें 2,000 रुपए देने हैं, यानी टोटल 10,000 की ट्रेड रिसीवेबल है, इसमें से 2,000 पीक्यूआर लिमिटेड का है, और वो हमें पता है कि हमें हमारे पैसे नहीं देगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो शट डाउन होने वाला है। तो इस केस के अंदर जब मैं सर्टेन हूँ कि मुझे एक जगह से पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन अगली पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, बेड डेट नहीं हुआ है मेरा, लेकिन मुझे पता है कि यार ये पैसे अब मुझे नहीं मिलते, तो मैं क्या ट्रीट करूंगा इसको, मैं फिर इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज करूंगा। मैं कहूंगा ये पूरा 2,000 प्रोविजन में डालो, और जो 8,000 बच गया है ट्रेड रिसीवल का, उसके ऊपर जो मेरा रेट है 4% का वो लगा दो। तो इस केस में जो अशफाक मियां थे लिमिटेड था, उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन 2,000 की लगेगी, ये पूरा का पूरा मैंने बोला पूरा का पूरा प्रोविजन में डाल दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे नुकसान ही लग रहा है, पूरा का पूरा मुझे लगता है मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है, आज नहीं तो कल मुझे खबर मिल जाएगी कंपनी बंद हो गई है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और तब मैं इसको बेड डेट ट्रीट कर दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि एक्सपेक्टेड नुकसान है तो उसको प्रोविजन में डालो, और जो बाकी 8,000 रह गए उनके ऊपर 4% का जो जनरल रेट ऑफ प्रोविजन है वो अप्लाई करो। तो टोटल प्रोविजन जो इस साल की बनेगी वो बनेगी स्पेसिफिक प्रोविजन 2,000 की प्लस 320 की जनरल प्रोविजन। तो मैं टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करने के लिए 2,000 जो मेरी स्पेसिफिक प्रोविजन है, प्लस जो 320 मेरी क्या है, प्लस 320 जो मेरी जनरल प्रोविजन है, जो कि रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर मैंने चार्ज किया, दोनों को ऐड करूंगा, और क्लोजिंग प्रोविजन जो मेरी फाइनली निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो 2,320 निकलेगी। और इसके हिसाब से फिर मैं अपनी बाकी एंट्री और कंपैरिजन वगैरह चेंज इन पीबीटी वो सब मैं इस वैल्यू के हिसाब से करूंगा। बाकी यानी ये क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो तो उसका डेट सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा 2,000 का डिफरेंट नहीं हो था? गया। एक नहीं तो डेट वो पीक्यू अनलिमिटेड का 2,000 का था ना, ओवरऑल तो 10,000 का था, ये रहा ओवरऑल का 10,000, ओवरऑल ओहो 10,000 हो। था, और जो पीक्यूआर लिमिटेड का था वो 2,000 का था। तो पीक्यूआर लिमिटेड वाले पे पूरा 2,000 का स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज कर दिया जितना भी उनका था, और बाकी जो बचे 8,000 उसके ऊपर मैंने जो 4% का जनरल रेट ऑफ प्रोविजन था वो चार्ज किया, विच गेव मी
टोटल प्रोविजन ऑफ 2320, इसके ऊपर अब मैं अपनी सारी वर्किंग करूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आशीष? बात समझ आई है क्या स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन में क्या फर्क होता है? हाँ सर, मगर स्पेसिफिक प्रोविजन पूरा क्यों लगाया आपने? स्पेसिफिक प्रोविजन पूरा अभी ये ऐसे बैड लगाया कि डेट मुझे, तो नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो बेड डेट की एंट्री नहीं बनाई, वरना तो बेड डेट बना देता। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ आखिर कि मुझे नहीं मिलने वाले पैसे। मैं कह चुका हूँ कि मैं 100% नुकसान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये 100% मेरा हाँ हाँ नुकसान नहीं होने वाला है। तो भाई 100% अगर एक्सपेक्ट करो तो पूरा 100%। अगर लेट से मैं ये कह दूँ कि पूरा 10,000 भी मैं 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होने वाला है, तो मैं पूरा 10,000 को स्पेसिफिक प्रोविजन उठा के डाल दूंगा। तो मेरा जितना एक्सपेक्टेड नुकसान जो मुझे दिख रहा है होने वाला है, वो मुझे रिकॉर्ड करने हैं, बिकॉज एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई ये तो ज्यादा वैल्यू बन रही है या ये कम वैल्यू बन रही है। अगर ये आपको एक्सपेक्टेड नुकसान लग रहा है आपको कि होगा, ये 2,000 आपको लग रहा है आपको नहीं मिलेंगे, सो यू शुड प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस वजह से मैंने पूरे 2,000 को स्पेसिफिक प्रोविजन में डाला। बाकी जो ठीक है। रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल थे उन पे मुझे जनरल शेयर है 4% का, तो उन पे मैंने 4% की प्रोविजन लगाई। अच्छा, एक लास्ट बात जो इसके लिए आप उस टॉपिक के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए कि इस बेड डेट और प्रीबीडी के अंदर बेसिकली कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इवन तो मैं इसको एज इनकम भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो रही है, सारी जगहों पे एसओपी में भी जा रही है, लेकिन स्टिल ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ नॉन कैश एंटिटी। चाहे एक्सपेंस हो रहा हो चाहे इनकम हो रहा हो, तो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके बिजनेस में नहीं तो कैश आ रहे हैं और नहीं बिजनेस से कैश जा रहा है, तो आपने कभी भी इसको कैश से ये बिल्कुल भी ये पीबीडी की जो ट्रांजेक्शन है ना ये कैश लेके आ रही है ना ये कैश लेके जा रही है। जस्ट एन एक्सपेक्टेड लॉस जो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और टू बी वेरी स्पेसिफिक टू कंप्लाई विद द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सही तो है। यहाँ पे हमारा जो पीबीडी एंड बेड डेट्स का टॉपिक है ये कॉन्सेप्चुअली वाइंड अप हो गया है। अगर कोई सवाल है इसमें तो मुझे बताएं। सवाल जो आपके पास ऊपर के मैंने भेज तो दिया आपको, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, कोई इशू कोई सवाल है तो बताओ मुझे, कोई चीज दूसरा मसला। सर एक तो मैंने अभी ये बुक खोल के देखी अपनी, बुक है हाँ मेरे हाँ पास ए हाँ लेवल हाँ की। तो हाँ इसमें हाँ। मुझे पहले और इन्फॉर्मेशन पता तो नहीं होनी चाहिए, और चैप्टर्स ये पढ़ने से पहले? यार इंफॉर्मेशन ये चैप्टर पढ़ने से जनरिक पहले नहीं ऑप्टिकल बताते डेट्स। कोई ऐसा था। नहीं, अच्छा। इससे पहले कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत, जैसे अब तुम्हें एसओएफपी का शायद फॉर्मेट अगर वो पता होता तो बेहतर होता, लेकिन अगर नहीं भी हम्म। पता तो एज सच कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये याद रखना कि भाई एसओएफपी के अंदर तुम्हें ये तो पता है ना एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है। अब पता है, So, हाँ। तो तुम्हें पता है कि करंट ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, तो एसओएफपी के अंदर ये करंट एसेट्स के सेक्शन के नीचे ही आना है। तो ये किस तरीके से आएगा तुमने देखा, तो आज सच कोई स्पेसिफिक नॉलेज ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें इस टॉपिक के लिए सवाल करते हुए तुम हंसोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं बुक रीड करते हुए वर्ड एग्जांपल्स को स्किप कर दूं या वो भी पढ़ूं? कंप्लीट करते हुए तुम्हें मर्जी, तुम सोचो, किस तरह मुझे पढ़ते हैं मसला अकाउंट? नहीं है अगर तुम्हें लगता है। नहीं, अकाउंटिंग की बुक मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी किसी को रिकमेंड किया है कि अकाउंटिंग की बुक पढ़ो। तो तुम अगर पढ़ रहे हो, इफ इट्स सूटिंग यू तो तुम बिल्कुल पढ़ो, वरना इवन इफ यू रिलाई ऑन द नोट्स। और अब तुम्हारे पास जैसे कि सवाल जो मेरे पास पेपर्स के भेज दिए, लेकिन कराया नहीं है, वो अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन उन सवालों को प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स पढ़ने से थोड़ी आती है, रीड करने से अकाउंट्स थोड़ी आएगी। कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिए, तुमने आज की प्रैक्टिस क्लास करने में से। सीख लिया, प्रैक्टिस करने से आएगी। तुम्हारे सवाल प्रैक्टिस करने से होंगे। तुमने कॉन्सेप्ट अब यही है तो तुमने आज पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, इसके कहीं ये तो भूल जाओगे, इससे कोई एक चीज लेफ्ट या राइट आ जाएगी, तो ये तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, सही इतना तो है। मुझे पता है। हाँ, जो प्रैक्टिस है ठीक वो है। फिर जाहिर सी बात है वो सवालात करने से होगी। वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और पढ़ना चाहते हो बुक तो पढ़ो, बट देयर इज नो एज सच स्पेसिफिक फॉर्मेट कि मैंने इसमें तुम्हें बताऊं। मैंने आज तक लिटरली कभी भी अकाउंट की बुक नहीं पढ़ी। मैंने खरीदी थी एक ओ अच्छा। लेवल्स में, सही है लेकिन फिर, मैं ओके ओके। पढ़ नहीं पाया। इत्तेफाक नहीं हुआ उस किताब को पढ़ने का। मैंने बहुत महंगी खरीदी थी, नई खरीदी थी मैंने ले जाके, और मैंने पढ़ी नहीं कभी। और फिर उसके बाद से मैंने कभी भी खरीदी भी नहीं और पढ़ी भी नहीं, क्योंकि उसका कोई एज सच फायदा होता नहीं है। ठीक है, सही है, तो नोट्स के बाद डायरेक्ट पास पेपर्स पे आ जाना चाहिए? नोट्स के बाद अब जैसे हम पास पेपर पे ही आएंगे, मैंने सवाल आपको भेज भी लिया, निकाल ठीक भी है। लिया है एक, तो हम पहले एक सवाल क्लास में करेंगे, फिर बाकी आप सारे जो है वो खुद से करेंगे ट्राई। सही है, ओके। ठीक है, चलिए, तो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।